वेव ऑप्टिक्स में हमने ये स्टडी किया कि लाइट एनर्जी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाती है। कैसे जाती है, उसके दो तरीके हमको बताए गए। एक, जिस तरह से हम किसी पत्थर को फेंकते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में जाता है। स्टोन कैसे जाता है? स्ट्रेट लाइन में। और दूसरा तरीका ये है, जिस तरह से पानी में हम एक पत्थर को फेंकते हैं और उसका डिस्टरबेंस चारों तरफ लहरें बनाकर फैलता है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो लहरों में, वेव्स में जो चीज आगे बढ़ती है वो होता है वेव फ्रंट। जिस जगह पर हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया उसके चारों तरफ वेव फ्रंट बनते हैं और ये वेव फ्रंट एक के बाद एक बनते चले जाते हैं। इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, इस तरफ भी बढ़ रहे हैं, इस तरफ भी बढ़ रहे हैं। ये वेव फ्रंट है। समुद्र में जो हम देखते हैं लहर हमारी तरफ आ रही है, वो एक वेव फ्रंट है। इसी तरह से लाइट में भी जब यहाँ लाइट जलेगी तो लाइट के वेव फ्रंट्स बनेंगे। ये जो लाइट के वेव फ्रंट्स हैं, इसके बारे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हम लोग पढ़ चुके हैं कि वेव का डिस्क्रिप्शन क्या होता है। उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से आगे बढ़ते चले जाते हैं। ये सब पॉइंट्स वो वाले पॉइंट्स हैं जिनका फेस एक समान है। सब एक समान फेस वाले पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो जो एक ग्रुप बनेगा, एक वॉल बनेगी, दैट विल बी नोन एज वेव फ्रंट। और ये वेव फ्रंट ऐसे आगे बढ़ता चला। इसमें हाइजन ने हमको बनाने के तरीके बताए कि हर वेव फ्रंट का पॉइंट एक नया सोर्स बन जाएगा और ये अपनी वेव निकालना शुरू करेगा। ये जो वेव निकालेगा, ये वाली वेव, ये देखिए ये पुराना सोर्स है, ये नया सोर्स है। तो ये जो वेव बनाएगा उसके लिए ये बाइंडिंग नहीं है कि ये वेव इधर ही जाएगी। ये वेव ऐसी बनाएगा, ऐसे। तो ये वेव किधर जा रही है? चारों तरफ जा रही है। इसी तरह से किसी टाइम पर ये वेव फ्रंट का एक पॉइंट है, यहां से ये वेव बनी, ये वेव बनी, ये वेव बनी। तो ये जो एनर्जी भेजेगा, ये एनर्जी इस लाइन में नहीं भेजेगा। ये क्या बनाएगा? वेव बनाएगा और ये ऐसे, इस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी ऐसे फैला कर भेजेगा, इधर 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 सब तरफ। ये ऐसे एनर्जी भेज रहा है, ये ऐसे एनर्जी भेज रहा है। और हाइजन का ये प्रिंसिपल है कि अगर आपको इसके 1 सेकंड बाद नया वेव फ्रंट चाहिए तो सबके डिस्टरबेंस देखिए। इसके डिस्टरबेंस 1 सेकंड बाद यहाँ है, इसके यहाँ है, इसके यहाँ है, इसके यहाँ है, और इन सब के ऊपर एक कॉमन टेंजेंट बनाइए। ये जो कॉमन टेंजेंट है ये हमको क्या देती है? नया वेव फ्रंट 1 सेकंड के बाद। ये उन्होंने हमको मेथड बताया कि वेव फ्रंट किस तरह से आगे बढ़ते हैं। बेसिक चीज हम क्या समझे? कहां पर भी एक पॉइंट आएगा, वो पॉइंट कैसे एनर्जी प्रोपेगेट करेगा? आंसर है सर्कल के फॉर्म में, वेव के फॉर्म में, और वो चारों तरफ ऐसे फैलेगी और उसके कारण फिर नए वेव फ्रंट्स बनते चले जाएंगे। इसके बेसिस पर ये जो वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं, इसके जो आगे बढ़ने की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को हमने क्या नाम दिया? रे। इसका नाम वेव फ्रंट, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। ओके, यहां पर किसी भी एक डायरेक्शन से जब हम देखेंगे, अगर हम इसको यहां से देखते हैं तो हमको वेव ऐसे आती हुई दिखती है।
और ये जो वेव आती हुई दिखती है ये यहाँ पर उठा हुआ पोर्शन क्रेस्ट कहलाएगा, दबा हुआ पोर्शन ट्रफ कहलाएगा, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ, फिर क्रेस्ट, फिर ट्रफ। इस तरह से हमारी आइस तक ये वेव पहुंचेगी। अगर हम यहां से देख रहे हैं तो ये ऐसे बनेगा, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ। ये ऐसे यहां पर हमारी आइस में पहुंचेगी। तो हम जिधर से भी देखते हैं ये वेव्स हमारी आइस में उधर से क्रेस्ट और ट्रफ बारी बारी से बनाते हुए आते हैं। ओके, तो इस तरह से हम ये सोच लेते हैं कि अगर यहां से यहां तक एनर्जी जा रही है तो इसमें बारी बारी से क्रेस्ट और ट्रफ ये बन रहे होंगे। ये इस तरह से ऐसे क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह से इसमें बनते जा रहे होंगे। ओके, जहां पर ये जाकर स्ट्राइक करेगी ये यहां पर पहुंचेंगे और एनर्जी यहां आएगी, यहां इंटेंसिटी होगी, यहां पर लाइट जगह हमको दिखेगी, ये लाइट वहां पर पहुंचेगी। ये अभी तक हम स्टडी कर चुके हैं और इसमें हमने देखा रिफ्लेक्शन किस तरह से होता है, रिफ्रैक्शन किस तरह से होता है। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों को एक्सप्लेन कर चुके हैं वेव्स के बेसिस पर। अब हम स्टडी करेंगे आज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन सुपरपोजिशन फिनोमिना एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ वेव्स में हो सकता है या लाइट में तभी हो सकता है अगर लाइट वेव के फॉर्म में ट्रेवल कर रही हो। अगर लाइट रे के फॉर्म में हो तो सुपरपोजिशन नहीं हो सकता। ये अभी हम प्रूव करके बताएंगे। सुपरपोजिशन एक ऐसा फिनोमिना है, ऐसा वंडरफुल फिनोमिना है कि एक हम सोर्स से लाइट भेजते हैं, यहां पर लाइट जाती है, उसकी क्वांटिटी है ए। इसको बंद करके यहां से हम लाइट भेजते हैं, इसकी क्वांटिटी भी वहां जाती है, वो दीवार चमकती है और उसकी इंटेंसिटी है ए। फिर हम ये दोनों लाइट जलाते हैं तो वहां पर हमको इंटेंसिटी क्या दिखती है, तो आंसर है 0। ऐसा कैसे हो सकता है? सुपरपोजिशन में ऐसा हो सकता है और ऐसा होता है। नेचर में हमको ऐसा दिखता है, एक बल्ब जलाएंगे ए, दूसरा चालू किया तो उसकी लाइट ए और दोनों को चालू किया तो उसकी लाइट 0। लाइट कहां गई? एक दूसरे की लाइट को ये डिस्ट्रॉय कर सकते हैं सुपरपोजिशन करके, दैट इज डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। तो अब हम देखेंगे कि ये सुपरपोजिशन कैसे होता है, जिसमें एक लाइट दूसरी लाइट को कैंसल कर सकती है। ओके, कैंसल भी कर सकती है, उसको बढ़ा भी सकती है, दोनों काम कर सकती है। तो देखिए हमारे पास एक सरफेस है और इस सरफेस पर लाइट की एक वेव इंसिडेंट हो रही है इस तरह से। इसमें हमको मालूम है पहले क्रेस्ट जाएगा, फिर ट्रफ जाएगा, फिर क्रेस्ट जाएगा, फिर ट्रफ जाएगा। जब क्रेस्ट जाएगा तो यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, उसमें कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कितना? ये अगर ए है तो ये ए के बराबर यहां डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर ट्रफ जाएगा तो यहां पर -a के बराबर डिस्प्लेसमेंट होगा। फिर क्रेस्ट आएगा, फिर +a होगा, फिर ट्रफ आएगा तो -a होगा। ये बात समझ में आ गई। अब यहां से हमने एक दूसरी वेव को भेजा, दूसरी वेव भी इस एरिया में इंसिडेंट हुई और दूसरी वेव ऐसी है, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट। जब ये क्रेस्ट यहां पहुंचेगा तो ये यहां पर कितना डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा? ए के बराबर डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करेगा। वो डिस्प्लेसमेंट किस चीज का होगा? वी आर नॉट बॉदर। जिस चीज की वेव है उस चीज का डिस्प्लेसमेंट होगा।
अगर वाटर वेव है तो वाटर के पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट होगा, अगर साउंड की वेव है एयर के पार्टिकल का होगा, अगर लाइट की वेव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, लाइट का होगा, जिसका भी होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। तो इसके कारण यहां प्लस ए डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये गई, इसने भी ठीक इसी टाइम पर प्लस ए डिस्प्लेसमेंट यहां दिया, तो यहां पर कुल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, a प्लस ए, दैट इज 2a, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये पार्टिकल जो पहले कितना ऊपर जाता था, दोनों के आने से अब डबल ऊपर जाएगा, 2a के बराबर ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये हो गया सुपर पोजिशन। एक पार्टिकल ने अपनी एक पोजीशन बनाई, एक वेव के कारण, दूसरी वेव के कारण उसके ऊपर एक और पोजीशन बनाई, उसको हम क्या बोलेंगे, सुपर पोजीशन। इस तरह से सुपर पोजीशन का मतलब दोनों वेव का इकट्ठा इफेक्ट होना किसी एक पॉइंट पर, यह है सुपर पोजीशन। तो सुपर पोजीशन प्रिंसिपल में हमको डिस्प्लेसमेंट कितना मिलता है, इफ two waves are incident on a point together or simultaneously, then resultant displacement y is equal to y1 plus y2. Resultant displacement y is equal to y1 plus y2. What is y1? Displacement u2, y1 displacement u2 wave 1, y2 displacement u2 wave 2। तो वहां पर नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, y। नाउ डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी एंड वी कैन वेरी वेल राइट इट दिस वे। This is resultant displacement, this is displacement due to first wave, this is displacement due to second wave. This is principle of superposition. यह है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ओके, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में कोई डायरेक्शन भी हो सकती है किसी भी तरह से, लेकिन वेक्टर सम दोनों का होगा। अब ये सुपरपोजिशन से यहां पर क्या होगा, अगर ये लाइट का सुपरपोजिशन है तो लाइट के सुपरपोजिशन में एक चीज होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, हम एक बल्ब को देखते हैं, एक ट्यूबलाइट को देखते हैं, सन को देखते हैं, हर एक चीज में अपनी अपनी एक चमक होती है, ब्राइटनेस होती है, दैट इज इंटेंसिटी। बॉल को देखते हैं, बॉल कोई ज्यादा चमकती हुई दिखती है, कोई कम चमकती हुई दिखती है। अगर इसके सामने एक लाइट जल रही है तो कम चमकेगी, दो लाइट जल रही है तो ज्यादा चमकेगी। तो ये चमक फिजिक्स में क्या चीज है, इंटेंसिटी। तो बहुत सिंपल है, ये वो एनर्जी है जो उस चीज से हमारी आंख में आ रही है, एनर्जी। उसको हमने और क्वांटिफाई किया, उसकी क्वांटिटी क्लियर की कि इंटेंसिटी को हम कैसे नापेंगे। तो हमने ये नापा कि इंटेंसिटी को हम नापेंगे क्वांटिटी ऑफ एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम दैट सरफेस इन ए यूनिट एरिया। एरिया कितना लेना है, 1 स्क्वायर मीटर, यूनिट एरिया इन 1 सेकेंड टाइम।
कितने टाइम में? 1 सेकेंड। तो यहां से लाइट ऐसे आ रही है 1 सेकेंड में। यहां हमने क्या लगा दिया? एक रिंग लगा दिया। उस रिंग का एरिया कितना है? 1 स्क्वायर मीटर। इसमें से लाइट ऐसे जा रही है और लाइट में एनर्जी होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एनर्जी होती है। ये हमने पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। वो जो एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी के हिसाब से इसमें जो भी एनर्जी आएगी ऐसे पास होते जा रही है। 1 सेकेंड में इसमें से कितनी लाइट ऐसे आगे चली जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर ऐसे आगे चली जाएगी। ये एक सिलेंडर सोचिए, इस सिलेंडर की लंबाई 3 × 10⁸। इस सिलेंडर का एरिया 1 स्क्वायर मीटर। क्या भरा है इसमें? लाइट की एनर्जी। ये वाली जो एनर्जी है दिस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये हमने उसकी फिजिकल क्वांटिटी बनाई, लेकिन हम उसका पूरा फॉर्मूले में ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है। हम किस में इंटरेस्टेड हैं कि ये जो लाइट ऐसे आ रही है इसमें एनर्जी किस चीज पर डिपेंड करती है। तो वेव थ्योरी ये कहती है कि ये जो एम्पलीट्यूड है इस एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करता है कि इसमें इंटेंसिटी या एनर्जी कितनी आएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर। ये शायद इसलिए होता है क्योंकि अगर किसी सर्कल का रेडियस r है तो उसका एरिया कितना होता है? IR स्क्वायर। R का स्क्वायर हो गया। तो अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो ये कितना एरिया कवर करेगा? πa स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड a है तो इंटेंसिटी एनर्जी ये पूरे में से जाएगी तो वो किसके प्रोपोर्शनेट होगी? एरिया के प्रोपोर्शनेट। और एरिया में क्या आता है? a स्क्वायर। इसलिए इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होती है? a स्क्वायर। व्हाट इज a? एम्पलीट्यूड। तो ये एक वेव है और ये a है, ये है इसका एम्पलीट्यूड b है। तो पहले वाले की इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनेट होगी? a स्क्वायर। और ये दूसरी वेव गई तो इसकी कितनी होगी? प्रोपोर्शनेट टू b स्क्वायर। ये b। तो आप देखेंगे ये वेव ऐसी जाएगी, कितना बड़ा, और ये वेव जाएगी तो ऐसा सर्कल बनेगा। इस सर्कल का एरिया a स्क्वायर, इस सर्कल का एरिया b स्क्वायर। इसलिए इसकी इंटेंसिटी a स्क्वायर, इस वेव की इंटेंसिटी b स्क्वायर। तो हम एक थंब रूल याद कर लेते हैं दैट इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। ओके। अब यहां से एक वेव जा रही है और इस वेव में इस वेव का एम्पलीट्यूड है a। अगर इसका एम्पलीट्यूड a है तो इंटेंसिटी कितनी क्रिएट करेगी? a स्क्वायर। ये एक वेव जा रही है, इसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? अगर इसका एम्पलीट्यूड भी a है तो इसकी इंटेंसिटी भी होगी a स्क्वायर। ये अब अगर यहां पर दोनों वेव इकट्ठी गई, दोनों वेव अगर इकट्ठी गई, इनमें सुपरपोजिशन हुआ, दोनों का क्रेस्ट एक साथ पहुंचा, तो यहां का एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो इसका एम्पलीट्यूड हो गया a + a, दैट इज 2a। अगर 2a एम्पलीट्यूड हुआ तो उसकी इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी? 4a स्क्वायर। एक वेव की इंटेंसिटी a स्क्वायर, तो सुपरपोजिशन हुआ, दोनों क्रेस्ट इकट्ठे पहुंचे तो उसकी इंटेंसिटी कितनी? 4a स्क्वायर। एक ने a स्क्वायर दी, दूसरे ने a स्क्वायर दी, लेकिन अगर दोनों एक साथ पहुंचे तो हमको इंटेंसिटी कितनी मिलती है? 4a स्क्वायर। ये कब होता है? व्हेन देयर इज ए क्रेस्ट ऑन क्रेस्ट, या इसी को क्या कह सकते हैं? ट्रफ ऑन ट्रफ। So if there is a crest on crest or trough on trough, then
द इंटेंसिटी बिकम 4 टाइम्स 4a²। एक वेव लेंगे तो उससे इंटेंसिटी ये 4 गुना ज्यादा होगी। ओके, अब उसके बाद एक दूसरा तरीका देखिए सुपरपोजिशन का। वो मेथड क्या है? फिर से 2 वेव जा रही हैं, लेकिन अब उन दोनों में थोड़ा सा फेज डिफरेंस है। ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन में एक वेव ऐसे गई और दूसरी वेव उसी टाइम में जा रही है और वो इस तरह से है। ओके, ये दोनों वेव आगे बढ़ रही हैं। ये वाला क्रेस्ट इस स्क्रीन पर पहुंचता है। ये क्रेस्ट जब यहां पहुंचता है तो ये इसको कितना डिस्प्लेसमेंट देगा? +a। ठीक उसी टाइम पर, ये एक ही टाइम है, ठीक उसी टाइम पर इस वेव के कारण यहां कितना डिस्प्लेसमेंट होगा? -a। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0। एम्पलीट्यूड कितना मिला? 0। उसके बाद ये वाला टाइम लेते हैं। इस टाइम में इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? 0। इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? 0। फिर से कितना मिला हमको? 0। उसके बाद इस टाइम पर वेव पहुंची, इसने कितना डिस्प्लेसमेंट दिया? -a। इसने कितना दिया? +a। फिर कितना हुआ? 0। इस तरह से हम देखते हैं कि हर समय डिस्प्लेसमेंट यहां कितना है? 0। तो यहां जो वेव बन रही है उसका एम्पलीट्यूड कितना मिला हमको? 0। अगर 0 एम्पलीट्यूड मिला तो यहां पर हमको ब्राइटनेस इंटेंसिटी कितनी मिली? एम्पलीट्यूड इज 0, तो इंटेंसिटी इज 0। अगर ये दोनों वेव ऐसी पहुंची, फिर से अगर ये वेव अकेले जाती है तो ये इंटेंसिटी कितनी देती है? a²। अगर ये वेव नहीं जाती, ये वेव अकेले जाती है तो ये इंटेंसिटी कितनी देती है? a²। भले -a का लीजिए या +a का लीजिए, स्क्वायर तो a² ही आएगा। तो ये कितना देती है? a²। ओके, अकेले जाएगी a², अकेले जाएगी a² और दोनों गई तो इंटेंसिटी कितनी? 0। हुआ 0? होता है, प्रैक्टिकली होता है। तो ऐसा कैसे हो गया? ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि इन दोनों में फेज डिफरेंस है, एक आगे है और एक पीछे। जब इसका क्रेस्ट पहुंचता है तो इसका क्रेस्ट नहीं पहुंचता, पीछे। कितना पीछे है हम देख लेंगे, नाप लेंगे कितना पीछे है। यहां से यहां ये जगह कितनी होती है? दिस इज हाउ मच? ओके, फेज डिफरेंस भी हमको मालूम है और लेंथ भी हमको मालूम है कि यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 लैम्डा होता है, लैम्डा। तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा? λ/2। ओके, तो इस क्रेस्ट से ये क्रेस्ट कितना पीछे है? λ/2। फेज डिफरेंस देखिए, अगर ये फेज और ये फेज, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना है? आंसर है π। देखिए, लैम्डा पाथ डिफरेंस में फेज डिफरेंस कितना होता है? 2π। तो λ/2 में कितना होगा? 1π। फिर से देखिए, ये वाला फेज कितना है और ये वाला फेज कितना है। कहीं से भी हम स्टार्ट करके देखेंगे तो इनको आप पहचानते हैं। ये फेज कितना होता है? π/2। और ये फेज कितना होता है? 3/2π। व्हाट इज द डिफरेंस? 3/2π - ½ इज इक्वल टू 1π। तो क्रेस्ट और ट्रफ, इन दोनों में फेज डिफरेंस कितना? 1π। यहां पर क्रेस्ट पहुंचता है, इसका ट्रफ पहुंचता है, तो दोनों में फेज डिफरेंस कितना? 1π। तो अगर फेज डिफरेंस 1π होता है
तो यहाँ पर हमको इंटेंसिटी कैसी मिलेगी? 0। दोनों एक दूसरे की इंटेंसिटी को कैंसिल कर देती हैं। ये भी एक सुपरपोजिशन है। यहाँ पर क्या हुआ था? इंटेंसिटी को इन्होंने इंक्रीज कर दिया 4 टाइम्स ऑफ एनी वन वे। तो ये वाला जो सुपरपोजिशन है, दिस इज नोन एज कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और ये सुपरपोजिशन कहलाता है डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, तो कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन को फिर से देखते हैं। यहां क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट आना चाहिए, ट्रफ के नीचे ट्रफ आना चाहिए, तो क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इस कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की और शर्तें भी हम बना सकते हैं। किस तरह से शर्तें बना सकते हैं देखिए। ये एक स्क्रीन है और यहां से एक वेव जा रही है, ये यहां पहुंची, दोनों का क्रेस्ट एक साथ पहुंचेगा, ये दोनों कैसा सुपरपोजिशन करेंगी? कंस्ट्रक्टिव। और स्क्रीन कैसी हो जाएगी? ब्राइटर। इंटेंसिटी 4a²। एक की इंटेंसिटी a², इसकी a², दोनों अगर एक फेज में गई तो इसकी इंटेंसिटी 4a²। अब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना? तो आंसर है दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हुई हैं। फेज ये दोनों का फेज 0 था, so what is the phase difference between the two? 0. What is the path length difference? 0. तो इसमें हमें मिला फेज डिफरेंस 0। ओके, ये किसकी कंडीशन? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब देखिए, मैं अब अलग से 2 सोर्स लेता हूं। एक सोर्स यहां पर है और दूसरा सोर्स यहां पर है, S2। ये नहीं, इसका फेस यहां से स्टार्ट होता है 0 और इसका फेस यहां कितना हो चुका है? 2π। और ये ऐसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है, इसका फेस इससे कितना पीछे है? 2π। अगर इसका फेस इससे 2π पीछे है तो क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट पहुंचा कि नहीं? पहुंचा। ट्रफ के नीचे ट्रफ, क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, दोनों वेव भेज रही हैं। अभी भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट जा रहा है, तो फिर से हमको क्या मिलेगा यहाँ? राइट, 4a²। तो इससे फर्क नहीं करना। इसका ये मतलब है कि फेज डिफरेंस 0 होगा तो भी कंस्ट्रक्टिव होगा, और फेज डिफरेंस अगर 2π होगा तब भी कंस्ट्रक्टिव होगा। ठीक है, ओके। अब यहां से यहां तक ये लेंथ कितनी है? तो हमने बताया 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा। ये यहां से यहां तक कितनी है? 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा। यहां थी तो 4 लैम्डा थी, अब कितनी है? 3 लैम्डा। इससे ये कितनी पीछे हो गई? कितनी छोटी हो गई? 1 लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस 0 था, तब भी हमको मिल रहा था सुपरपोजिशन, और पाथ डिफरेंस लैम्डा हो गया तब भी हमको सुपरपोजिशन मिल रहा है, कोई फर्क नहीं। अब हमने क्या किया? इस सोर्स को यहां से हटा के यहां खड़ा कर दिया, ये S2। यहां पर इसका पाथ डिफरेंस कितना? 2π, 2π, 4π। इसका फेस 4π है, इसका फेस यहां से स्टार्ट हुआ 0। व्हाट इज द फेस डिफरेंस?
4 पाई, अभी भी क्रेस्ट के नीचे क्रेस्ट, ट्रफ के नीचे ट्रफ, क्योंकि स्टार्टिंग पोजीशन हमने ऐसी ली है, इस टेक्निक से ली है कि क्रेस्ट के नीचे भी क्रेस्ट आ जाए। अब इन दोनों में 4 पाई का फेज डिफरेंस है, तब भी सुपर पोजिशन कैसा है? कंस्ट्रक्टिव। तो 0 हो, 2 पाई हो, 4 पाई हो। पाथ डिफरेंस कितना? दिस इज 1 लैम्डा एंड दिस इज 2 लैम्डा। अगर ये पाथ इससे 2 लैम्डा छोटा है तो भी कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, 2 लैम्डा छोटा है तो भी सुपरपोजिशन। अब देखिए फेज डिफरेंस 0, 2 पाई, 4 पाई, नेचुरली इसके बाद क्या होगा? 6 पाई, 8 पाई, या इसको हम लिख सकते हैं 2n पाई। अगर इतना फेज डिफरेंस होता है तो हमको क्या मिलने वाला है? कंस्ट्रक्टिव पाथ डिफरेंस 0, 1 लैम्डा, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, 4 लैम्डा, n लैम्डा। तो हमको क्या मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अब इससे उल्टी पोजीशन देखिए, इस टाइम पर इसका ट्रफ पहुंचा और इसका क्रेस्ट पहुंचा, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को डिस्ट्रक्ट कर देंगे। -8 + 8 इज इक्वल टू 0, इंटेंसिटी 0। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। अच्छा, अब डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में ये ऊपर जा रहा है ये, और ये नीचे जा रहा है। ये वाला फेज कितना होता है? 0। ये वाला फेज कितना होता है? पाई। फिर से ये यहां पर फेज कितना लिया जाता है? 0, π/2, पाई, 3/2 पाई, और यहां पर 2 पाई। ये हम सबको मालूम है। तो देखिए इस पॉइंट पर ये नीचे जाता हुआ फेज कितना? पाई। ये याद रखिए, ये अगर ऐसा जा रहा है तो फेज कितना लेना है? 1 पाई, और ऊपर जा रहा है तो फेज कितना लेना है? 0। इसका फेज कौन सा है? 0। इसका फेज कौन सा है? पाई। ठीक है, ये इस टाइम। बताइए दोनों वेव में फेज डिफरेंस कितना? पाई। पाई इज द फेज डिफरेंस। और जब ये दोनों चलती है तो कैसा सुपरपोजिशन कर रही है? डिस्ट्रक्टिव। ये हमने देखा कि ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन करती है, क्योंकि ग्राफ के साथ साथ क्रेस्ट पहुंचता है, एक माइनस से और एक प्लस से, दोनों मिला के 0 बना देते हैं। तो ये डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन में फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाई। ठीक है, हमने कहा ऐसा करते हैं, इससे एक वेव आगे चले जाओ। अच्छा, दोनों की लेंथ कैसी है? बराबर। नो, फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। कहीं पर भी हम सोर्स रखेंगे, वेव ऐसे ऊपर स्टार्ट करेंगे, तो हमने सोर्स को यहां, ये, तो यहां पर इसका कितना फेज आ चुका है? 1 पाई, और यहां से इसका कितना फेज स्टार्ट हुआ? 0। तो फेज डिफरेंस कितना? पाई। यहां पर क्या हो गया? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये सोर्स यहां है और ये सोर्स यहां है, और इन दोनों सोर्स से ये जो लेंथ है स्क्रीन तक की, इस लेंथ में इतना सा डिफरेंस है। ये वाला डिफरेंस कितनी लंबाई होती है? तो आंसर है ये डिफरेंस यहां से यहां तक 1 लैम्डा होता है। तो यहां से यहां तक का डिफरेंस कितना हुआ? ½ लैम्डा। तो रास्ते की लंबाई का डिफरेंस, उसको क्या लिखेंगे हम? पाथ डिफरेंस। ये कितना? λ/2। ये यहां से यहां तक 1 लैम्डा होता है, लेकिन सोर्स हमने यहां रखा कितनी दूर? λ/2। तो अगर λ/2
ये दोनों रास्ते का डिफरेंस है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक। ये हमने गिन के देखा, देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 एंड हाफ। तो इसमें कितनी लैम्डा आ रही है? 3 एंड हाफ। इसमें कितनी आ रही है? 4। तो अगर एक की 4 हाफ लैम्डा गई और दूसरे की 3 एंड हाफ लैम्डा गई, तो एक का क्रेस्ट पहुंचेगा तो दूसरे का ट्रफ पहुंचेगा। इसलिए एक का क्रेस्ट पहुंचा, दूसरे का ट्रफ पहुंचा, और दोनों ने एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट कर दिया। डिस्ट्रैक्ट कर देने से यहां पर इंटेंसिटी 0 हो गई। तो हमने दोनों चीजें याद कर ली। फेज डिफरेंस कितना? पाई, और पाथ डिफरेंस कितना? λ/2। ये हो गया। अब हमने क्या किया, इससे एक लैम्डा और आगे यहां पर सोर्स को रख दिया। ये वाला स्टार पकड़ा। अगर हमने ये स्टार पकड़ा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये वेव ऐसे निकलते जा रही है। अभी भी ट्रफ के नीचे क्रेस्ट आएगा, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आएगा, और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन होता चला जाएगा। फिर से यहां पर इंटेंसिटी 0 होगी, लेकिन यहां चीजें बदल गई। इसकी पाथ लेंथ इतनी, इसकी पाथ लेंथ कितनी, कितना डिफरेंस है अभी? λ/2, λ/2, λ/2। दिस इज 3 λ/2। ये फेज कितना हो गया? दिस इज 1 पाई, दिस इज 2 पाई, दिस इज 3 पाई। तो फेज डिफरेंस कितना हुआ? 3 पाई। पाथ लेंथ का डिफरेंस कितना हुआ? 3/2 लैम्डा। और फिर से यहां क्या मिला? डिस्ट्रक्टिव। फिर हमने क्या किया, एक लैम्डा और आगे बढ़े, यहां सोर्स को रख दिया। सोर्स, अब देखिए अगर हम यहां सोर्स को रखते हैं तो यहां से 1 लैम्डा, 1.5 लैम्डा, और ये कितना था? 1 2 3 4, और ये 1/2। कितना डिफरेंस आ गया? 5/2 लैम्डा, 2.5, 5/2 लैम्डा। और अभी भी ट्रफ के नीचे क्रेस्ट पहुंचेगा, क्रेस्ट के नीचे ट्रफ पहुंचेगा। फिर से क्या होगा? डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। फेज का डिफरेंस उसको भी देख लेते हैं। ये दिस इज 2 पाई, 4 पाई एंड 1 पाई, दैट इज 5 पाई। ये 5 पाई है, और ये स्टार्ट लेगा यहां से, तो ये 0। फेज डिफरेंस इज हाउ मच? 5 पाई। तो हमने 3 केसेस देखे डिस्ट्रक्टिव के। पहला हमको फेज डिफरेंस पाई, दूसरा 3 पाई, तीसरा 5 पाई। अगर दोनों सोर्स में इतना इतना फेज डिफरेंस हो, तब भी हमको क्या मिलता रहता है? डिस्ट्रक्टिव। क्यों? क्योंकि क्रेस्ट के नीचे ट्रफ आ जाएगा हर केस में। इसी को पाथ लेंथ में कन्वर्ट कर लिया तो ये आ गया। तो कितना फेज डिफरेंस होने से डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन मिलेगा, इसका फॉर्मूला हमने बनाया। दिस इज इक्वल टू ऑड नंबर के लिए 2n-1/2 लैम्डा, सॉरी 2n-1 पाई अपॉन 2 की जरूरत नहीं है। 2n-1 पाई, और n को हम कहां से काउंट करेंगे? 1 2 3। ये तो ये हमको जनरल फॉर्मूला किसका मिला? फेज डिफरेंस का। तो फेज डिफरेंस किसका मल्टीपल हुआ? 5 का। तब डिस्ट्रक्टिव। ये हमको क्या फॉर्मूला मिला? दिस इज 2n-1 और λ/2। तो 2n-1 में हमने यहां 1 रखना शुरू किया। पहला क्या मिलेगा? λ/2। दूसरा कब मिलेगा? 3 λ/2। ओके, अब ये कंस्ट्रक्टिव किया था, ये डिस्ट्रक्टिव किया है। फिर से थोड़ा सा देखिए, दो वेव के बीच में अगर फेज डिफरेंस 0 है, 0, तो इसमें आएगा कंस्ट्रक्टिव। 0 से थोड़ा सा बड़ा 1 पाई,
कंस्ट्रक्टिव नहीं होगा। 1 पाई में क्या होगा? थोड़ा और बड़ा 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड 5। मतलब अगर पाथ डिफरेंस थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाए तो क्या होगा? एक बार कंस्ट्रक्टिव, एक बार डिस्ट्रक्टिव, फिर एक बार कंस्ट्रक्टिव, फिर एक बार डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, ये चीज समझ में आई? तो ये होते हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ये किस पर डिपेंड करता है? सोर्स कितना दूर है, पाथ डिफरेंस कितना है, किस फेस पर लाइट पहुंच रही है। ठीक है, अब देखिए ये एक स्क्रीन है, ये 2 सोर्स है, यहां से हमने ऐसे स्क्रीन तक इसको पहुंचाया। अगर यहां स्क्रीन तक पहुंचाया, ये वाली लंबाई बराबर है, दोनों पाथ लेंथ कैसी है? इक्वल। बताइए कैसा सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, अब मैं थोड़ा ऊपर जाता हूं। ये λ/2 एक्स्ट्रा हो गया, तो ये हाथ कितना छोटा हो गया? λ/2। तो या ये ऐसा किया, ये इस तरह से, ये छोटा हो गया, ये वाला रास्ता ज्यादा लंबा, ये वाला रास्ता छोटा, λ/2। तो यहां क्या मिलेगा? इंटेंसिटी 0, डिस्ट्रक्टिव। फिर और ऊपर चलेंगे, ये अब ये डिफरेंस 1 लैम्डा हो गया, तो अब कैसा मिलेगा? कंस्ट्रक्टिव। फिर से याद रखिए, λ/2 होगा तो डिस्ट्रक्टिव, और पाथ डिफरेंस लैम्डा होता जाएगा तो कंस्ट्रक्टिव। इस तरह से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव हमको बारी बारी से मिल सकते हैं। यह है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। ओके, इसको फिर से यहां देखिए, ये 2 ओपनिंग है, इन दोनों से वेव्स जा रही हैं। ये सेंटर पॉइंट है, यहां से एक वेव गई, यहां से एक वेव गई, और ये दोनों की लेंथ बिल्कुल बराबर है। अगर बराबर है तो यहां पर क्या होगा? कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, क्योंकि दोनों की पाथ लेंथ कैसी है? इक्वल। अब ये वाला पॉइंट हमने लिया, ये थोड़ा सा लंबा हो गया और ये थोड़ा सा छोटा हो गया। ये छोटा और ये लंबा, दोनों के बीच पाथ डिफरेंस आ गया λ/2। यहां पाथ डिफरेंस कितना था? 0। यहां पाथ डिफरेंस λ/2, तो यहां कौन सा सुपरपोजिशन हो रहा है? डिस्ट्रक्टिव। तो ये जगह कैसी होगी? ब्राइट, डार्क। और ऊपर जाते हैं तो ये थोड़ा सा और लंबा हो गया और ये और छोटा हो गया। अब इन दोनों के बीच की लेंथ का डिफरेंस है लैम्डा। अगर लैम्डा पाथ डिफरेंस है तो कौन सा सुपरपोजिशन? कंस्ट्रक्टिव। तो ये जगह कैसी हो जाएगी? ब्राइट। और ऊपर गए तो ये और ऐसा लंबा हो गया, ये ऐसा, और इनका पाथ डिफरेंस आ गया 3/2 लैम्डा। तो ये पॉइंट कैसा हो जाएगा? अब इस स्क्रीन में देखिए, यहां कैसा दिख रहा है? ब्राइट, यहां पर डार्क, ब्राइट, डार्क, ब्राइट, डार्क। तो स्क्रीन पे हमको ब्राइट, डार्क ऐसे पॉइंट्स दिखेंगे। क्या दिखेगा? इमेज। किस चीज की इमेज? जो लाइट भेज रहा है। अगर ये हमने स्लिट बनाई है तो यहां पर भी हमको क्या दिखेगी? स्लिट। ब्राइट स्लिट दिखेगी या डार्क स्लिट दिखेगी, यानी नहीं दिखेगी। इस तरह से हमको अल्टरनेट स्लिट्स दिखती हैं। इन स्लिट को हम फ्रिंजेस भी कहते हैं। सो व्हाट डू वी कॉल देम? अल्टरनेट फ्रिंजेस। तो ये फ्रिंजेस क्यों बनी? सुपरपोजिशन के कारण। सुपरपोजिशन के लिए हम एक चीज और यूज करते हैं, एक नाम, कि एक वेव ने दूसरी वेव को इंटरफियर किया। क्या किया? इंटरफियर। अदरवाइज एक वेव जा रही थी तो वो अपनी ब्राइटनेस से कुछ न कुछ
वहां लाइट दे रही थी, इंटेंसिटी दे रही थी, दूसरे ने उसको इंटरफियर किया। दो तरह से इंटरफियर किया जाता है, या तो सपोर्ट करके या डिस्ट्रक्ट करके। तो सपोर्ट करेगी तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा और उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। सपोर्ट कैसे करेगी दूसरी वेव, उसके क्रेस्ट पे अपना क्रेस्ट डालेगी, ठीक है। नेगेटिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे करेगी, जहां वो क्रेस्ट बनाएगी पहली, दूसरी क्या बनाएगी, ट्रफ बनाएगी। तो ये कैसा हो गया, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और अगर बारी बारी से ऐसा होता है तो कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव, ये दोनों की कंडीशन होनी पड़ेगी। तो ये दोनों कंडीशन बिल्कुल आपको याद होनी चाहिए। कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या है, फेज की भाषा में, पाथ वेव की भाषा में। फेज की भाषा में कितना डिफरेंस होना चाहिए, 0 to 5, that is 2n पाई। डिस्ट्रक्टिव में कितना होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, that is 2n minus 1 पाई। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे और मल्टीपल, और मल्टीपल ऑफ पाई, और मल्टीपल। तो इसको क्या बोलेंगे, वेरी गुड, इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल ऑफ पाई का फेज डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव, और मल्टीपल होगा तो डिस्ट्रक्टिव। उसी तरह से अगर हम इसको λ/2 बना दें तो ये क्या हो गया, 2n मल्टीप्लाइड बाय λ/2। तो λ/2 का इवन मल्टीपल, λ/2 का ऑड मल्टीपल, 2n minus 1 किसका फॉर्मूला है, ऑड नंबर। 2n किसका फॉर्मूला है, इवन नंबर। सो इवन मल्टीपल ऑफ λ/2 gives कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, और मल्टीपल ऑफ λ/2 gives डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। और λ/2 है तो जैसे ही हम पाथ डिफरेंस को इंक्रीज करेंगे, 0 के बाद पहले कौन आएगा, λ/2, तब λ आएगा। फिर 2 λ आने के पहले फिर बीच में कौन आएगा, 3/2 λ। इसलिए जरूरी है कि एक बार कंस्ट्रक्टिव होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव होगा, फिर उसके बाद कंस्ट्रक्टिव होगा, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्टिव होगा। इस तरह से ये सुपरपोजिशन होते जाते हैं। ओके, तो सुपरपोजिशन का इफेक्ट समझ में आया। अब इससे रिलेटेड कुछ और चीजें देखिए।